नमस्कार, साधना प्लस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर डालेंगे। उदयपुर के कर्फ्यू के 16 घंटे की डील उदयपुर के कर्फ्यू में मिली है। कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद हुआ था तनाव, एसपी ने किया मुस्लिम मोहल्ले का दौरा। हनुमानगढ़ में औषधीय पौधा वितरण कार्यक्रम का आयोजन, जिला कलेक्टर ने किया शुभारंभ। 4 तरह के पौधों का किया गया वितरण। कोटा को एसीबी की टीम को मिली बड़ी सफलता, रिश्वत लेते थानेदार गिरफ्तार, 1 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार। भरतपुर में जिला कलेक्टर ने दिए निर्देश, अफवाह न फैलाने पर दिए निर्देश, कहा अफवाह फैलाने पर होगी सख्त कार्रवाई। ईद पर्व को लेकर सीएलजी की बैठक, शांतिपूर्ण और कानून व्यवस्था को बनाए रखने की अपील। और अब बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। आपको बता दें, साउथ मृदुल कक्षावा के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने शातिर लूट गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने एक युवक और 2 युवतियों को गिरफ्तार किया है। वेबसाइट के जरिए ये झांसा दिया करते थे, शातिर तरीके से लूटपाट भी ये लोग करते थे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक युवक और 2 युवतियों को गिरफ्तार किया है। ये बेहद ही शातिर बदमाश हैं और ये लूटपाट की वारदात को अंजाम देते थे। वेबसाइट के जरिए झांसा देते थे, लोगों को अपने जाल में फंसाकर लोगों से लूटपाट किया करते थे। इस मामले पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक युवक और 2 युवतियों को गिरफ्तार किया है। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के उदयपुर शहर में कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद हुए तनाव के बाद विभिन्न थाना क्षेत्रों में लगाए गए कर्फ्यू में आज 16 घंटे की ढील दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि शहर में अब हालात सामान्य होते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद पुलिस और प्रशासन की ओर से शहर में शांति, सौहार्द और भाईचारे की कोशिशें लगातार जारी हैं। बकरा ईद के एक दिन पहले एसपी विकास शर्मा ने पुलिस फोर्स के साथ मुस्लिम मोहल्ले का दौरा किया और लोगों की समस्याओं को सुना। उन्होंने ईद का पर्व शांति और सौहार्द से मनाने की अपील की। वहीं मुस्लिम समुदाय ने भी प्रशासनिक स्तर पर हुई बैठक में कन्हैयालाल हत्याकांड की निंदा की और दोषियों को सजा दिलवाने के लिए आवाज बुलंद की। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण वाटिकाएं विकसित करने के लिए आपको बता दें कि औषधीय पौधे वितरित किए गए और कार्यक्रम जो है शुक्रवार को उपवन संरक्षण कार्यालय परिसर में आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ कलेक्टर नथमन डिडेल ने किया और घर घर जाकर औषधि योजना के अंतर्गत प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र को 4 प्रकार के औषधीय पौधे, तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और काल मेघ का वितरण जिला कलेक्टर ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को किया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर ने जिले के समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण वाटिकाओं को विकसित करने के लिए कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित भी किया। उन्होंने कहा कि जिले में गर्भवती महिलाओं, बच्चों और किशोरियों में एनीमिया की जो दर है वो बहुत ज्यादा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से लोगों को खान पान के व्यवहार में लौह तत्व युक्त भोजन प्रयोग करने को लेकर प्रोत्साहित करें। इसके अलावा उन्होंने कहा, महिला एवं बाल विकास के उप निदेशक प्रवेश सोलंकी ने इन पौधों के औषधीय गुण के बारे में कार्यकर्ताओं को जानकारी दी। साथ ही बताया कि जिले में समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों पर उपलब्ध स्थान के अनुसार पोषण वाटिकाओं का विकास किया जाएगा। जिन आंगनबाड़ी केंद्रों पर कम संख्या है वहां पर गमलों के माध्यम से पोषण वाटिकाओं का विकास किया जा सकता है। गमलों में औषधीय पेड़ों को आसानी से, पौधों को आसानी से लगाया जा सकता है। आज आंगनवाड़ी केंद्रों पर औषधीय पौधों के वितरण का कार्यक्रम रखा गया,
जिसमें हमने जिला स्तर से इसकी आज शुरुआत करी है और पूरे जिले के अंतर्गत हम आंगनबाड़ी केंद्रों के जो पोषण वाटिकाएं विकसित की जा रही हैं उन पे हम लोग औषधीय पौधे वितरित करेंगे। वन विभाग के सहयोग से घर घर औषधि योजना जो चलाई जा रही है उसके अंतर्गत गिलोय, तुलसी, कालमेघ, अश्वगंधा ये 4 पौधे दिए जाते हैं। तो ये चाहते हैं कि जैसे पोषण का जितना महत्व है और पोषण तभी कारगर हो सकता है जब हम निरोगी रहें। तो निरोगी रहने के लिए जरूरी है कि हम ये औषधीय जो पौधे हमारे हैं उनके गुणों को पहचान कर सकें। आज हनुमानगढ़ जिले में हनुमानगढ़ मुख्यालय पर जो हमारा सेक्टर है हनुमानगढ़ है, उनकी सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को, लेडी सुपरवाइजर को, सीडीपीओ को बुलाया गया। डिप्टी डायरेक्टर आईसीडीएस ने ये एक सुझाव दिया था कि वन विभाग की सहायता से हम लोग सभी आंगनवाड़ियों में औषधीय पौधों का वितरण करें ताकि पोषण वाटिकाओं में उनको लगाया जा सके। इसी कड़ी के तहत ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। हमारा उद्देश्य है कि हर आंगनवाड़ी में इन औषधीय पौधों को हम लोग लगाएं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घर घर औषधि योजना की घोषणा की है उसके इन सभी प्लांट्स को घर घर तक पहुंचाएं। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें कि जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जयपुर में कल होगी उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक और 25 साल बाद ये बैठक होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे बैठक का शुभारंभ। इसी बीच सीएम अशोक गहलोत का भी होगा उद्बोधन। आपको बता दें कि दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना का भी कल होगा उद्बोधन। कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस दौरान शामिल होंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक का शुभारंभ करेंगे और 25 साल बाद ये बड़ी बैठक आयोजित की गई है। जयपुर में कल ये बड़ी बैठक होगी। उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक का कल आयोजन किया गया है जिसमें कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। अशोक गहलोत भी इसमें शामिल होंगे। दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना भी इसमें शामिल होंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जयपुर में कल एक बड़ी बैठक होगी, उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक, जो कि 25 साल बाद आयोजित की गई है। इस बैठक के कई सारे महत्व माने जा रहे हैं। अपने आप में ये बैठक बहुत खास मानी जा रही है और इस बैठक का कल आयोजन होगा। 25 साल के बाद ये बैठक कल आयोजित की जाएगी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जयपुर में कल होगी उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक। 25 साल बाद ये बैठक कल होगी जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक का शुभारंभ करेंगे और कई राज्यों के मुख्यमंत्री का इसमें शामिल होने की जानकारी है। कई राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। अपने आप में ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है और इस बैठक में तमाम जो मुख्यमंत्री हैं अलग अलग राज्यों के, उनके शामिल होने की जानकारी है। और ये बैठक इसलिए भी बहुत खास है क्योंकि 25 साल बाद ये बैठक आयोजित की जा रही है जिसमें अशोक गहलोत भी शामिल होंगे। इसके अलावा दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना भी शामिल होंगे और उद्बोधन का भी कार्यक्रम उनका है। इसी बीच आपको बता दें कि इस बैठक में सीएम अशोक गहलोत जो हैं उद्बोधन करेंगे। दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना का भी होगा कल उद्बोधन। कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जयपुर में कल होगी उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बड़ी बैठक और इस बैठक का 25 साल बाद आयोजन किया जा रहा है, जो कि ये बताने में खास है कि बता दें आपको कि जो बैठक है ये बेहद खास है। कल की बैठक को बेहद खास माना जा रहा है क्योंकि खुद इस बैठक का शुभारंभ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। तमाम जो मुख्यमंत्री हैं अलग अलग राज्यों के, उनके शामिल होने की भी जानकारी है। आगे बढ़ेंगे। बर्रा शहर के तेल फैक्ट्री चौकी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर राम दयाल मधुकर को कोटा एसीबी की टीम ने 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल एसीबी डीएसपी हर्षराज खरेड़ा के नेतृत्व में तेल फैक्ट्री चौकी पर कार्रवाई जारी है। दरअसल वरा शहर निवासी परिवादी ने 6 जुलाई को एसीबी कोटा को शिकायत दी थी कि तेल फैक्ट्री चौकी इंचार्ज राम दयाल उनके पोते को छेड़छाड़ और रेप के झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर 10 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहा है, लेकिन पीड़ित के पास पैसे न होने के चलते बात 1.5 लाख रुपए में तय हुई। पीड़ित ने 6 जुलाई को ही सब इंस्पेक्टर
रामदयाल को रिश्वत के 50,000 रुपए दे दिए। फिर परिवादी आज एसआई रामदयाल को बाकी के 1 लाख रुपए दे रहा था। इसी दौरान एसीबी कोटा एसीबी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय स्वर्णकार के निर्देश पर आपको बता दें कि वरा आई एसीबी टीम ने कार्रवाई करते हुए सब इंस्पेक्टर रामदयाल मधुकर को 1 लाख रुपए की रिश्वत के साथ रंगे हाथों धर दबोचा है। पुलिस ने तलाशी ली तो पूर्व में लिए गए 50,000 रुपए और इसके अतिरिक्त 1,45,000 रुपए बरामद हो गए हैं। तो आपको बता दें कि रिश्वत लेते हुए थानेदार गिरफ्तार हुआ है। 1 लाख की रिश्वत लेते हुए थानेदार को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। कोटा का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर 1 लाख की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तारी थानेदार की हुई है। और इसके बाद जब जांच पड़ताल की गई तो वहां पर 50,000 रुपए जो पहले लिए थे वो भी बरामद पुलिस ने किए हैं। पुलिस ने रिश्वत लेते हुए थानेदार को गिरफ्तार किया है। बड़ी सफलता ये हाथ लगी है एसीबी की टीम को। एसीबी को कल परिवादी द्वारा शिकायत की गई थी। उनके नाबालिग पोते को परसों 6 जुलाई को किसी अज्ञात लड़की ने कॉल करके बुलाया और उसके साथ जो लड़की के साथ जो 1-2 आदमी और आए थे, मारपीट शुरू कर दी। कुछ ही देर पश्चात चौकी इंचार्ज जो रामदयाल जी है यहाँ सब इंस्पेक्टर, वो भी मौके पर पहुंच गए और उसको पकड़ के यहाँ लेकर आ गए थे। और उस लड़की की तरफ से छेड़छाड़ और रेप का मुकदमा करने की धमकी देकर पहले 10 लाख रुपए की डिमांड की गई, 10 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई। परिवादी द्वारा इतनी बड़ी राशि देने में असमर्थता जाहिर करने पर 4 लाख रुपए पर वो तय हुआ और आखिरी में 1.5 लाख रुपए रिश्वत की डिमांड की गई। आगे बढ़ेंगे। कोटा जिले के खातौली कस्बे में कृषि उपज गोड मंडी में 2 महीने पहले ही बनी दीवार बारिश के चलते गिर गई। आपको बता दें कि ये दीवार जो है धराशायी हो गई। इसमें दीवार में घटिया निर्माण सामग्री जो है उसका उपयोग किया गया था। दीवार गिरना इस बात गवाही दे रहा है। सुरक्षा दीवार के निर्माण के बारे में जब इटावा कृषि उपज मंडी सचिव पवन भास्कर से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि ये दीवार मंडी समिति कमेटी द्वारा 2 लाख रुपए की लागत से बनाई गई थी, लेकिन मंडी प्रांगण का पानी निकासी नहीं होने के कारण ये फिर से ढह गई। अब सुरक्षा दीवार के लिए दोबारा सरकार द्वारा बजट की मांग कर सुरक्षा दीवार का निर्माण दोबारा कराया जाएगा। जब पूछा गया कि सरकारी इंजीनियर इस दीवार को कैसे पास कर गए, मंडी यार्ड कोटा अयन नेम सिंह ने इस बारे में बताया कि इसका निर्माण कार्य तो 2 लाख रुपए की लागत से आरसीसी पिलर बनाकर मजबूती से करवाया गया था, लेकिन मंडी सतह से साइड की सतह नीचे होने के कारण व मंडी प्रांगण के पानी की निकासी नहीं होने के कारण इस दीवार का गिरना माना जा रहा है। अब इसकी ठेकेदार की तरफ से कोई गारंटी तो नहीं है। ये काम प्राइवेट करवाया गया था, इसके लिए मौका स्थिति देखकर ही बताऊंगा। आपको बता दें कि दीवार 2 महीने पहले ही बनी थी और दोबारा से अब ये दीवार गिर गई है। 2 लाख रुपए की लागत से इस दीवार को बनवाया गया था, लेकिन फिर से 2 महीने के अंदर ही ये दीवार दोबारा से गिर गई, जो कि ये बता रही है कि कितनी घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया होगा कि 2 महीने के अंदर ही दोबारा से दीवार जो है वो गिर गई है। और इसके बाद तमाम सवाल अब खड़े हो रहे हैं कि आखिर इतनी घटिया सामग्री का इस्तेमाल क्यों किया गया और जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने कैसे इस दीवार को पास कर दिया। हालांकि दीवार गिरने के बाद जब सवाल पूछा गया कि ये दीवार कैसे गिरी तो कहा गया कि पानी की निकासी न होने की वजह से ये दीवार गिर गई। रामनवमी महोत्सव समिति ने महंत ताजा राम के सानिध्य में बिलाड़ा स्थित प्रख्यात हनुमान मंदिर में, आपको बता दें कि यहां पर मंदिर में विराट शोभा यात्रा के साथ शामिल झांकियों के कलाकारों को और भामाशाहों के स्वागत का सम्मान किया गया। आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के तत्वावधान में आयोजित इस समारोह में मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री अर्जुन लाल गर्ग और बिलाड़ा नगर पालिका अध्यक्ष रूप सिंह सिरबी ने भगवान राम के संस्मरणों को सुनकर उनके आदर्शों पर चलने की लोगों से अपील की। इस अवसर पर महंत ताजा राम महाराज ने सभी भक्तों का आभार व्यक्त किया और
भामाशाहों की हौसला अफजाई भी उन्होंने की। भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जोधपुर में श्री राम नवमी महोत्सव समिति ने इसका आयोजन किया, जहां पर श्री राम भगवान की जो है बातों को याद किया गया। जोधपुर की खबर आपको बता रहे हैं। श्री राम नवमी महोत्सव समिति ने एक खास विशेष आयोजन किया और श्री राम भगवान को याद किया। भरतपुर में सिकरी पंचायत समिति के परिसीमन के संबंध में जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने संबोधित किया और कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा की गई बजट घोषणा के बाद नोटिस जारी कर निश्चित समय पर क्षेत्रवासियों से आपत्ति दर्ज कराएं। रंजन ने कहा कि क्षेत्रवासियों से प्राप्त आपत्ति में अधिकांश आपत्तियां नगर और डिग क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं, जिनकी संख्या 37 है। उन्होंने कहा कि आपत्तियों के संदर्भ में कुछ लोगों द्वारा क्षेत्रवासियों को भ्रमित किया जा रहा है और कई प्रकार की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि अगर अफवाहों के द्वारा शांति व्यवस्था में कोई भी आपको बता दें कि परेशानी उत्पन्न होती है तो ऐसी अफवाहें फैलाने वाले व्यक्ति को चिन्हित करके उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं जिला कलेक्टर ने मीडिया कर्मियों से भी अफवाहों पर रोक लगाने की बात की और शांति व्यवस्था बनाए रखने की पुलिस और जिला प्रशासन से सहयोग करने की अपील की। जब ये पहले लोगों ने प्रदर्शन किया था, कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है, मैं आपको बताना चाहूंगा। हार्डली कभी 30 लोग होते हैं, कभी 50 लोग होते हैं। और ये जब इन्होंने कुछ किया तो प्रशासन ने न केवल इनको रास्ता रोकने पर इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, धारा 144 के लिए भी इस्तेगासा कोर्ट में पेश कर दिया गया है। उसके अतिरिक्त ऐसा भी नहीं है कि लोगों से वार्ता नहीं की गई। यहीं मेरे इसी चैम्बर में प्रशासन और दोनों जो भी पक्ष आते हैं उन सबसे वार्ता होती है, सबके ज्ञापन यहीं लिए गए। और मुझे ये भी लगता है कि अगर यदि जब आप पाबंदी कर देते हैं तो उसका उद्देश्य होता है कि किसी प्रकार की ऐसी स्थिति नहीं आए कि व्यक्ति और कुछ करे। परंतु समझो वार्ता एवं पाबंदी के बाद भी यदि होता है तो इसमें कोई शक नहीं, अगर और एफआईआर दर्ज करनी पड़ी और कार्रवाई करनी पड़ी तो करेंगे। अब आगे बढ़ेंगे। मोहनगढ़ राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की मशाल मोहनगढ़ के शहीद राजेंद्र सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पहुंची। स्कूल में पहुंचने पर वहां पर स्थित ग्रामीणों और खिलाड़ियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। जिला खेल अधिकारी राकेश बिश्नोई ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से राज्य के सभी जिलों के ब्लॉक मुख्यालयों पर राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल मशाल भ्रमण करेगा और इस मशाल यात्रा को 29 मई को प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था और ये मशाल ने आज जैसलमेर के मोहनगढ़ ब्लॉक में प्रवेश किया है। उन्होंने बताया कि मशाल यात्रा द्वारा जिले में ग्रामीण ओलंपिक खेलों से पहले सभी खिलाड़ियों में ऊर्जा का संचार होगा और खिलाड़ी प्रतियोगिताओं की सुरक्षा की तैयारी शुरू करेंगे। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल मशाल पहुंची मोहनगढ़। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इसको लेकर। मोहनगढ़ राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की मशाल मोहनगढ़ के शहीद राजेंद्र सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पहुंची। स्कूल में पहुंचने पर वहां पर स्थित ग्रामीणों और खिलाड़ियों ने जोरदार स्वागत इसका किया। जिला खेल अधिकारी राकेश बिश्नोई ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से राज्य के सभी जिलों के ब्लॉक मुख्यालयों पर राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल मशाल भ्रमण करेगा और इस मशाल यात्रा को 29 मई को प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था और ये मशाल यात्रा आज जैसलमेर के मोहनगढ़ ब्लॉक में प्रवेश कर चुकी है। उन्होंने बताया कि मशाल यात्रा द्वारा जिले में ग्रामीण ओलंपिक खेलों से पहले सभी खिलाड़ियों में ऊर्जा का संचार करना है और खिलाड़ियों की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी इससे खिलाड़ी शुरू करेंगे।
मुख्यमंत्री महोदय जी ने बजट में घोषणा की थी राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन करने की। उसी के तहत माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने 29 मई को जयपुर से इस मशाल को हरी झंडी दिखा के और इस मशाल को जला के रवाना किया था, जो अपने जैसलमेर में अभी आज सुबह ही प्रवेश किए नाचना ब्लॉक में, और अभी शाम का प्रोग्राम जो भी मोहनगढ़ ब्लॉक के अंदर हुआ है। तो इसका औचित्य यही है कि पूरे ब्लॉकों में सब जगह जाके और ये राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल जो 29 अगस्त से प्रारंभ होने हैं उससे पहले इनकी तैयारी की जाए और प्रचार प्रसार किया जाए ताकि खिलाड़ियों में उत्साह का संचार हो। जैसलमेर के बाड़मेर रोड स्थित आरटीओ ऑफिस के पास गुजरात से जैसलमेर शहर आ रही कार अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे कार में सवार 5 युवक घायल हो गए। घायलों को राहगीरों द्वारा शहर के जवाहर अस्पताल ले जाया गया, जहां एक युवक की मौके पर मौत हो गई। वहीं 4 घायलों का इलाज अभी चल रहा है, जिनमें से 2 की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। सभी घायल गुजरात के निवासी बताए जा रहे हैं। वहीं सूचना मिलने पर सदर थाना क्षेत्र पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि कार जो है वो अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे बड़ा हादसा हो गया और इस हादसे में 5 युवक घायल हो गए हैं। और आपको बता दें कि घायलों को राहगीरों ने निकाला बाहर कार से, जिसके बाद उन सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 घायलों का इलाज चल रहा है, जिनमें से 2 की स्थिति अभी नाजुक बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जैसलमेर का यह पूरा मामला आप तस्वीरों से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ये भीषण हादसा रहा होगा। कार के परखच्चे उड़ गए, हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, 4 घायल हैं, जिनमें से 2 की हालत अभी नाजुक बताई जा रही है। जैसलमेर में ये हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी में पुलिस लग गई। सीकर जिले के रिंगस पुलिस थाना परिसर में थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर सुभाष चंद्र की अध्यक्षता में ईद पर्व को शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर सीएलजी सदस्यों की बैठक ली गई, जिसमें धार्मिक पर्व पर शांति व्यवस्था के साथ साथ कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर हिदायत दी गई। इसके साथ ही नमाज का समय भी निश्चित करने का फैसला लिया गया। वहीं सीएलजी सदस्यों ने थाना क्षेत्र में गश्त बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर सुभाष चंद्र ने बताया कि ईद पर्व पर सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारा कायम रखने के लिए सीएलजी सदस्यों को निर्देश दिए गए। साथ ही असामाजिक तत्वों पर नजर रखने और माहौल बिगाड़ने वाले लोगों पर तुरंत पुलिस को सूचना देने की बात कही गई। और आपको बता दें कि इस दौरान सीएलजी सदस्य फौजी सुबा लाल बाजिया और माला काली के पूर्व सरपंच जगन सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई की बात कही गई। रिंगस ये जगह है जहां पर शांति को लेकर एक बैठक की गई। ईद पर्व के मद्देनजर ये बैठक की गई, जिसमें शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर लोगों से अपील की गई। इसके अलावा पुलिसकर्मियों ने भी लोगों से कहा कि किस तरीके से सामाजिक सौहार्द को मेंटेन रखना है, इसको लेकर बातचीत की। असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई की बात उन्होंने कहा कि जो भी माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे उनके ऊपर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाएगी। असामाजिक तत्वों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिसके ऊपर सांप्रदायिक सौहार्द और आपसी भाईचारा बनाए रखने के लिए ये सीएलजी मीटिंग ली गई है, जिसके अंदर सीएलजी सदस्यों को कहा गया है कि वो अपने इलाके में शांति व्यवस्था कायम रखें और त्योहार के ऊपर माहौल बिगाड़ने नहीं दें तथा असामाजिक तत्वों पर नजर रखें। यदि कोई किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी करता है तो पुलिस को तो प्रशासन को तुरंत सूचित करें। इसके संबंध में ये मीटिंग रखी गई थी सीएलजी की। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां हर महीने के पहले गुरुवार को जिले की सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर आयोजित होने वाली जनसुनवाई के अंतर्गत जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने अमरपुरा थेड़ी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर जनसुनवाई की। इस दौरान जिला कलेक्टर ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और ज्यादातर समस्याओं का मौके पर ही हल कर दिया। आपको बता दें कि इस दौरान कलेक्टर ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि कोई भी इस योजना में रजिस्ट्रेशन करवाने से वंचित न रहे। गांव के 100% लोगों को इस योजना में रजिस्ट्रेशन करवाना सुनिश्चित करें।
तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए साधना प्लस।